नमस्कार दोस्तों, यह है ज्ञानधारा चैनल। अभी हम लोग सॉल्व कर रहे थे यूपी पीजीटी ज्योग्राफी के अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों को। तो आपको बताते चले कि इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया था, 2 वीडियोस बना चुके हैं। तो पहले वीडियो में यूपी पीजीटी 2016 के अंतर्गत पूछे गए भूगोल से संबंधित 1 से लेकर 50 प्रश्नों तक सॉल्व किए थे। दूसरे वीडियो में हम लोगों ने 51 से लेकर 85 प्रश्नों तक हमने सॉल्व किया था। अब इस वीडियो में हम लोग 86 नंबर प्रश्न से लेके 125 नंबर प्रश्न तक हम पेपर को सॉल्व करेंगे। आइए देख लेते हैं कि 86 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है। तो कोल शब्द संबंधित है, ऑप्शंस दिए हुए हैं ग्लेशियर से, नदियों से, भूमिगत जल से, समुद्री लहरों से। तो जो कोल शब्द है वो आपके जो है वो ग्लेशियरों से संबंधित है और इट इज द लोवेस्ट पॉइंट ऑन ए माउंटेन रिज बिटवीन 2 पीक्स। ठीक है, तो अगर आप इसको और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आगे जब हम वीडियोस अपलोड करेंगे एक एक टॉपिक पे तो हम लोग उस पर बताएंगे। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और दिए गए कोड का इस्तेमाल करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। जो कथन दिए हुए हैं उनको देख लेते हैं कि बहता हुआ जल अपर्दन का अब तक का सबसे महत्वपूर्ण कारण रहा है। रनिंग वाटर इज बाई फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंट ऑफ इरोजन। ये स्टेटमेंट आपका सही है। अगला जो विकल्प ऑप्शन है वो है कि अपर्दन के अन्य कारक जैसे ग्लेशियर, पवन और भूमिगत जल स्थानीय रूप से प्रभावी होते हैं। अदर एजेंट्स ऑफ इरोजन लाइक ए ग्लेशियर, विंड एंड अंडरग्राउंड वाटर आर लोकली डोमिनेंट। आपको कोड यूज करना है कि केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 2 दोनों सही है या ना तो एक सही है ना तो 2 सही है। तो जो 87 नंबर प्रश्न है उसके दोनों कथन सही हैं, मतलब विकल्प नंबर सी आपका सही है। ये वाला आपका विकल्प सही है। ठीक है, अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए आदर्श स्थितियां पाई जाती हैं। द आइडियल कंडीशंस फॉर द ऑरिजिन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर फाउंड इन। ऑप्शंस दिए हुए हैं कि भूमध्य रेखीय महासागरों में, इक्वेटोरियल ओशियंस, उष्णकटिबंधीय महासागरों के पश्चिमी तटों पर, वेस्टर्न मार्जिन ऑफ ट्रॉपिकल ओशियंस, उष्णकटिबंधीय महासागरों के पूर्वी तट पर, ईस्टर्न मार्जिन ऑफ ट्रॉपिकल ओशियंस, या फिर शांत पवन पेटी में, बेल्ट ऑफ डोल्ड्रम। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो ज्यादातर पाए जाते हैं कहाँ आपके पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय महासागरों के पश्चिमी तटों पर। तो आपका जो विकल्प नंबर बी है वो आपका सही है ये। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमिबद्ध भूभाग से घिरा हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लैंड लॉक्ड कंट्री। ऑप्शंस दिए हुए हैं बुल्गारिया, जॉर्जिया, रोमानिया और हंगरी। तो हंगरी देश जो है वो लैंड लॉक्ड कंट्री है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि यदि भूमध्य रेखा पर सौरिक ऊर्जा 100% है तो ध्रुवों पर होगा। इफ सोलर एनर्जी एट इक्वेटर इज 100% देन एट पोल्स इट विल बी। ऑप्शंस दिए हुए 40%, 43%, 20%, 42%। तो आपका ऑप्शन सही है 42%। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है कि जेट स्ट्रीम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द जेट स्ट्रीम। ऑप्शंस दिए हुए हैं कि यह समताप मंडल में गति करता है। इट मूव्स इन स्ट्रेटोस्फेयर। यह पश्चिम से पूर्व की ओर गति करता है। इट मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। यह घुमावदार मोड़ों में गति करता है। इट मूव्स इन साइनस बेंड। और जो लास्ट ऑप्शन दिया हुआ कि यह लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गति करता है। इट मूव्स एट ए स्पीड ऑफ अबाउट 300 किलोमीटर पर आवर। तो आपका जो लास्ट विकल्प है वो आपका गलत है, क्योंकि जो जेट स्ट्रीम है वो 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नहीं गति करती है, बल्कि 120 किलोमीटर औसतन गति से जो है मूव करती है। अगला जो प्रश्न दिया गया है उसको देख लेते हैं कि पृथ्वी के पर अधिकतम तापमान इनमें से किसके पास दर्ज किया गया है। द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन द अर्थ इज रिकॉर्डेड अराउंड द। ऑप्शंस दिए हुए हैं भूमध्य रेखा, इक्वेटर, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स। तो आपका जो विकल्प है वो है आपका कर्क रेखा। ठीक है, अधिकतम तापमान यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे ग्रही पवनों के लिए एक अवरोध माना गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज एन इंटरप्शन ऑफ द प्लेनेटरी विंड्स। ऑप्शंस दिए हुए हैं अश्वक्षांश, हॉर्स लैटिट्यूड्स, मानसून पवने, मानसून विंड्स, गरजती 40, रोअरिंग 40, चीखती 60, स्क्रीमिंग 60। तो आपका जो है
ग्रही पवनों के लिए जो अवरोध होता है वो मानसूनी पवनें होती हैं, क्योंकि ये जो है मौसम के अनुसार इनकी दिशाओं में परिवर्तन होता रहता है, और जो ग्रही पवनें होती हैं साल भर निरंतर एक ही दिशा में प्रवाहित होती हैं। तो कौन कौन सी ग्रही पवनें हैं उनको आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया है उसको देख लेते हैं कि समुद्र में खारेपन का मुख्य कारण है। द मेन सोर्स ऑफ सैलिनिटी इन ओशियन इज। ऑप्शंस दिए हुए भूमि, समुद्री जीवन, उल्का पिंड, ज्वालामुखी, लैंड, मैराइन लाइफ, मेट्राइट्स एंड वोल्केनोज। तो आपका बताता चलूं कि समुद्र में खारेपन का जो मुख्य स्रोत है वो है भूमि, और भूमि के तहत नदियों द्वारा जो खारेपन का जो स्रोत है वो प्रवाहित होकर समुद्रों में जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ऑप्शंस दिए हुए हैं बास जलडमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के मध्य स्थित है। बास स्ट्रेट लाइज बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड तस्मानिया, ये आपका ऑप्शन सही है, इसको आप मैप पे देखिएगा, एग्जैक्टली सही है। सेकंड आपका दिया हुआ है कि टॉरस जलडमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच में स्थित है। टॉरस स्ट्रेट लाइज बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यू गिनी, ये भी आपका सत्य है। कुक जलडमरू मध्य न्यूजीलैंड के दो प्रमुख द्वीपों को अलग करता है। कुक स्टेट सेपरेट्स टू मेजर आइसलैंड ऑफ न्यूजीलैंड, ये एग्जैक्टली सही, क्योंकि उत्तरी जो न्यूजीलैंड है और दक्षिणी न्यूजीलैंड है उसको डिवाइड करती है कुक जलडमरू मध्य। अगला है कि ग्रेट बैरियर द्वीप न्यूजीलैंड के पश्चिम में स्थित है। ग्रेट बैरियर आइसलैंड लाइज टू द वेस्ट ऑफ न्यूजीलैंड, ये आपका कथन असत्य है। ठीक है, अगला जो हम लोग देख लेते हैं प्रश्न जो पूछा गया है कि निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों में से सबसे ज्यादा प्राथमिक उत्पादक किसके द्वारा होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम हैज द हाईएस्ट प्राइमरी प्रोडक्शन। ऑप्शंस दिए हुए शैवाल तटों भित्तियों का, एल्गल बेड एंड रीफ्स, महाद्वीपीय मग्न तटों का, कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स, खुले महासागरों का, ओपन ओशियंस, ज्वारीय नदी मुख का, टाइडल स्टोरेज। तो आपका जो पहला विकल्प है वो सही है। शैवाल तलों और भित्तियों द्वारा पारिस्थितिकी जो तंत्र जो है उसके द्वारा सबसे ज्यादा नेट जो है प्राइमरी प्रोडक्शन होता है। ठीक है, अगला जो है प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित समुद्री स्तनधारियों में कौन सा जीव शाकाहारी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैराइन मैमल्स इज हर्बीवोरस। ऑप्शंस दिए हैं समुद्री गाय, सी काऊ, सील मछली, सील्स, समुद्री शेर, सी लायंस, दरियाई घोड़ा, वॉलरस। तो आपका जो पहला विकल्प है वो आपका सही है, समुद्री गाय। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। ऑप्शंस दिए हुए कि महासागरों में घुले हुए नमक को लवणता कहा जाता है, सही बात है। द डिजॉल्व्ड साल्ट इन ओशियंस इज कॉल्ड सैलिनिटी। महासागरों की औसत लवणता 35/1000 होती है। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ ओशियंस इज 35 per 1000, ये भी सही है। भूमध्य रेखा के आसपास उच्चतम लवणता पाई जाती है। द हाईएस्ट सैलिनिटी इज रिकॉर्डेड अलोंग द इक्वेटर, ये आपका स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि भूमध्य रेखा के पास अत्यधिक वर्षा होने के कारण यहाँ पर जो लवणता है वो कम पाई जाती है। ठीक है, अगला जो विकल्प उसको भी पढ़ लेते हैं कि आर्कटिक महासागर में सबसे कम लवणता पाई जाती है। द लोवेस्ट सैलिनिटी इज रिकॉर्डेड इन द आर्कटिक ओशियन। ठीक है, तो ये भी आपका जो है सही है। तो सी नंबर विकल्प दिए गए प्रश्न के अनुसार कथन जो है आपका असत्य है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि जर्मनी में हिमघर सर्क को कहा जाता है। इन जर्मनी सर्क इज कॉल्ड। ऑप्शंस दिए हुए हिमटोपिया, आइस कैप्स, नोनाटक, हिमसृंग, आइस हॉर्न, कार। तो इनको कहा जाता है कार। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग क्रॉप्स ऑफ इंडिया। ऑप्शंस दिए हुए हैं कि चना, गेहूं, बाजरा, ग्रेन, व्हीट, मिलेट। उपर्युक्त में से कौन से वर्षा सिंचित फसलें हैं। विच वन ऑफ द एबव इज और आर रेन फेड क्रॉप्स। ऑप्शंस दिए हुए हैं कि केवल 1, 2, केवल 2, केवल 3, केवल 1, 2, 3। तो केवल 3 नंबर जो आपकी फसल है बाजरा, वो आपकी वर्षा सिंचित फसल है। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम। ऑप्शंस दिए हुए ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान, कनाडा और नाइजर। तो आपका जो कजाकिस्तान है वो यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा पेट्रोलियम के भंडारण में समृद्ध नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट रिच इन पेट्रोलियम डिपॉजिट्स। ऑप्शंस दिए हुए अल्जीरिया, मिस्र, लीबिया, मोरक्को। तो मोरक्को जो है
वो पेट्रोलियम के उत्पादन में समृद्ध नहीं है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 103 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तीन स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और उनका कोड का उपयोग करके जो है आपको सही उत्तर बताना है कि प्राचीन शिकारी पशु संसाधनों की आपूर्ति और पैदावार के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। प्राइमिटिव हंटर्स मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन द सप्लाई एंड हार्वेस्ट ऑफ एनिमल रिसोर्सेज। तो ये आपका सही है। आधुनिक शिकारियों ने पर्यावरण को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है। मॉडर्न हंटर्स हैव सीरियसली डैमेज द एनवायरनमेंट। एग्जैक्टली सही है। एस्किमोज तेजी से शिकार करना छोड़ रहे हैं। द एस्किमोज आर इंक्रीजिंगली अबैंडनिंग हंटिंग। विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। ऑप्शन दिए हैं कि 1 2 सही है, 1 2 3 सही है, 1 3 सही है या 2 3 सही है। तो आपका तीनों कथन सही है। आपका बी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका सही है। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध सही से मेल नहीं खाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ऑप्शंस दिए हुए हैं अक्साम्बो घाना सही है, हुवर बांध यूएसए में है। ठीक है। कुरो बेगावो बांध जापान में, ये भी सही है। वर्रे गेम्बा ये दक्षिण अफ्रीका में, तो ये आपका नहीं है। अब आपको क्या करना है कि इस प्रश्न को सॉल्व करने के साथ ही तुरंत आपको ये चारों बांध को आपको गूगल सर्च करना है या फिर आप नक्शे पे देखिए। ठीक है। ये आपका होमवर्क है। अब आप मुझे बताइए कि जो वारगेम्बो बांध है कहाँ पे स्थित है, किस नदी पे स्थित है। ठीक है। हुवर बांध किस नदी पे है और कहाँ पे स्थित है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि किलिमंजारो पर्वत है। माउंट किलिमंजारो लाइज इन केन्या में, सोमालिया में, तंजानिया में, मोजाम्बिक में। तो किलिमंजारो पर्वत आपका जहाँ स्थित है वो है तंजानिया में। अब आप बताइए कि तंजानिया किस महाद्वीप में स्थित है। ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा एक सेमेटिक जनजाति नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट ए सेमेटिक ट्राइब। ऑप्शंस दिए हुए हैं अरबी, मिस्रवासी, ईरानी, यहूदी, अरब्स, इजिप्शियंस, ईरानियंस एंड ज्यूज। तो आपका जो सेमेटिक जनजाति नहीं है वो है ईरानी। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक विकसित है। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज मोस्ट डेवलप्ड इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ऑप्शंस दिए हुए हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब। तो केरल जो है जिसका विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक HDI वो सबसे ज्यादा है। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। उच्चावच भूदृश्य में लंबवत ऊंचाई के अंतर को व्यक्त करता है। रिलीफ रिफर्स टू वर्टिकल एलिवेशन डिफरेंसेस इन द लैंडस्केप। सही बात है। अगला जो स्टेटमेंट है कि पृथ्वी की सतह का ऊंचा नीचा स्वरूप स्थलाकृति कहलाता है। द मॉड्यूलेटिंग फॉर्म ऑफ अर्थ सरफेस इज कॉल्ड टोपोग्राफी। एग्जैक्टली राइट। लास्ट जो स्टेटमेंट दिया हुआ कि उच्चतादर्शी वक्र क्षेत्रफल और ऊंचाई के द्वारा पृथ्वी की सतह के विस्तार को प्रदर्शित करता है। हिप्सोग्राफिक कर्व शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ सरफेस बाय एरिया एंड एलिवेशन। अब आपसे पूछा गया है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो आपको बताना है। आपके जो विकल्प दिए हुए हैं कि 1 2 सही है, 2 3 सही है या 1 3 सही है या 1 2 3 सही है, तो तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। ठीक है। आपका विकल्प नंबर डी। ठीक है, ये आपका सही होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। और उसके बाद जो पहला कथन है वो पढ़ लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2010 को जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। द यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर 2010 टू बी द ईयर ऑफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, ये आपका सही है। भारत में परियोजना टाइगर 1973 में प्रवर्तित की गई। इन इंडिया प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड इन 1973। ये भी आपका सही है। बाघ परियोजना को बाघों और उनके शिकार से सुरक्षा के लिए शुरू किया गया। द टाइगर प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द टाइगर्स एंड देयर प्रे। तो आपसे पूछा गया कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। एक सही है, केवल 1 2 3 सही है, केवल 1 3 सही है, 1 2 3 सही है। तो आपके तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षित जीवमंडल सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व हैज द हाईएस्ट एल्टीट्यूड। ऑप्शंस दिए हुए हैं शीत मरुस्थल, कोल्ड डेजर्ट, देहांग देबांग, कंचनजंगा। तो ये आपका जो है एग्जैक्टली नहीं लिखा हुआ, जबकि कंचनजंगा होना चाहिए था। तो ये और उसके बाद नंदा देवी। तो कंचनजंगा सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जीवमंडल आरक्षित जीवमंडल है।
अगला प्रश्न जो है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल सबसे अधिक देशों में उगाई जाती है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज ग्रोन इन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज? ऑप्शंस दिए हुए हैं मक्का, बाजरा, चावल, गेहूं, ये आपके दिए हुए हैं मेज, मिलेट्स, राइस, व्हीट। तो एक्चुअली होना तो गेहूं चाहिए, सबसे ज्यादा वही उगाया जाता है, लेकिन जो आंसर की आई थी उसमें मक्का दिया हुआ, तो आप मक्का मत मानिए, आप गेहूं मानिए, ठीक है। अगला जो प्रश्न है उसको हम लोग देख लेते हैं कि विली विली है, विली विली इज, ऑप्शंस दिए हुए हैं शीतोष्ण, समशीतोष्ण क्षेत्र में उगाए जाने वाला एक प्रकार का वृक्ष, ए टाइप ऑफ ग्रीन ग्रोन इन टेम्परेट रीजन, एक हवा जो एक रेगिस्तान में उड़ाती है, ए विंड दैट ब्लोज इन ए डेजर्ट, तीसरा है कि उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ए ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑफ द नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, और जो चौथा विकल्प है कि लक्षद्वीप समूह के पास पाई जाने वाली एक तरह की मछली, ए काइंड ऑफ कॉमन फिश फाउंड नियर लक्षद्वीप आइसलैंड। तो आपका विकल्प नंबर 3 सही है, जो कि उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है विली विली। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल अंतरराष्ट्रीय व्यापार में उत्पादन की दृष्टि से कम है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इंटरनेशनल ट्रेड इज लो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टोटल प्रोडक्शन? ऑप्शंस दिए हुए चावल, कॉफी, रबड़, गेहूं, राइस, कॉफी, रबड़, व्हीट। तो आपका चावल जो है वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सबसे कम है, ठीक है। उत्पादन तो बहुत है, हर जगह होता है, लेकिन उसका व्यापार कम होता है क्योंकि उसकी जो खपत है वो जो नेटिव कंट्री होती है वहीं पे ज्यादा हो जाता है, ठीक है। अगला जो प्रश्न पूछा गया उसको देख लेते हैं कि डायमंड रिंग की घटना देखी गई है। डायमंड रिंग इज ए फिनोमिना ऑब्जर्व्ड। पहला जो कथन दिया हो गया है कि पूर्ण सौर ग्रहण की शुरुआत में, एट द स्टार्ट ऑफ टोटल सोलर इलिप्स। दूसरा है कि जो है पूर्ण सौर ग्रहण के अंत में, एट द एंड ऑफ टोटल सोलर इलिप्स। केवल परिधीय क्षेत्र की समग्रता निशान के साथ, ओनली अलोंग द पेरिफेरल रीजन्स ऑफ द टोटलिटी ट्रेल। तो ये आपका विकल्प सही है। चौथा विकल्प भी देख लेते हैं कि केवल केंद्रीय क्षेत्र के समग्रता निशान के साथ, ओनली द सेंट्रल रीजन ऑफ द टोटलिटी ट्रेल, ठीक है। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में किस क्षेत्र को पारिस्थितिकी गर्म क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है? इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ द इंडिया इज नाउ रिगार्डेड एज एन इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट? ऑप्शंस दिए हुए हैं पश्चिमी हिमालय, वेस्टर्न हिमालयाज, पूर्वी हिमालय, ईस्टर्न हिमालयाज, पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट्स, पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट्स। तो जो पश्चिमी घाट क्षेत्र है वो जो है इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट के रूप में मान्यता प्राप्त है, ठीक है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि यदि पृथ्वी की घूर्णन दिशा जो है उलट दी जाती है तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर जब दोपहर होगी तो IST पर क्या होगा? इफ द अर्थ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज रिवर्स्ड, व्हाट वुड बी द IST व्हेन इट इज नून एट इंटरनेशनल डेटलाइन? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर अगर क्या है दोपहर है तो IST पे कितना बजा होगा? तो आपको ये देखना है। तो अगर दोपहर है तो आपको मालूम है कि जो पृथ्वी घूम रही है वो क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, ठीक है। तो सबसे पहले पूर्व में सूर्योदय होगा, फिर उसके बाद पश्चिम में होता जाएगा। तो तिथि रेखा जहाँ पे है वहीं से दिन जो है क्या होता है, जैसे हम पश्चिम की ओर जाते हैं तो दिन जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर अगर इतना बजा हुआ, कितना 12 बजा हुआ है दिन का, दोपहर का 12 बजा हुआ है, तो आपको क्या करना है कि 5.5 घंटे आपको घटा देने हैं। दोपहर 12 बजे से 5.5 घंटे आप घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, सुबह का 6:30 बज जाएगा, ठीक। आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि आपको मालूम है कि 1 घंटे जो है 15 डिग्री के बराबर होता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? ऑप्शन दिए हुए टीक जम्मू कश्मीर, देवदार मध्य प्रदेश, चंदन केरल, सुंदरी वन पश्चिम बंगाल। तो आप सुंदरी वन जो होते हैं या मैंग्रोव वन होते हैं पश्चिम बंगाल में ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि जीन्स और जेफरीज द्वारा प्रतिपादित किए गए सिद्धांत को कौन सा नाम दिया गया है? व्हाट इज द नेम गिवन टू द थियरी पुट फोर्थ बाई जीन्स एंड जेफरीज? ऑप्शन दिए हुए हैं हिट एंड रन सिद्धांत, हिट एंड रन थियरी, ज्वारीय परिकल्पना, टाइडल हाइपोथेसिस, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थियरी, गैसीय परिकल्पना, गैसियस हाइपोथेसिस। तो जेम्स जीन्स द्वारा ज्वारीय परिकल्पना जो है प्रतिपादित की गई थी, ठीक है, पृथ्वी और की उत्पत्ति से संबंधित। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि जो है भूकंप की कौन सी तरंग तरल माध्यम से गुजरने के दौरान अपवर्तित हो जाती है? विच
of the earthquake's wave get refracted when passing through a liquid medium? ऑप्शंस दिए हुए P waves, S waves, P and S both waves, L waves। तो जो P waves हैं वो तरल माध्यम से गुजरने के दौरान अपवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, पहली बात तो वो तरल नहीं चल नहीं पाती हैं उसमें, और दूसरा अपवर्तित हो जाती हैं। तो अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो हम लोग देख लेते हैं कि आयन मंडल के बारे में क्या सत्य है, क्या सत्य नहीं है। ठीक है, इसलिए प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना कि सत्य है कि नहीं है, उस तरह से आपको गड़बड़ी ना होने पाए। व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट आयनोस्फीयर? यह रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है। इट रिफ्लेक्ट्स द रेडियो वेव बैक। ठीक है, यहाँ गैसें आयनिक रूप में होती हैं। गैसेस हेयर अकर्स इन देयर आइकोनिक फॉर्म। अगला है कि यह वातावरण की ठंडी परत होती है। इट इज ए कोल्ड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो आयन मंडल कोल्ड नहीं होती है जबकि वार्म होती है। ठीक है, तो ये आपका कथन गलत है। अगला भी पढ़ लेते हैं कि यह मध्य मंडल और तापमंडल के मध्य अध्यारोपित होता है। इट ओवरलैप्स इनटू मीसोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर। अब आखिरी के 5 प्रश्न और बचे हुए हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। जो 121 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि राजस्थान रिसीव्स वेरी लिटिल रेन बिकॉज। यहाँ बहुत गर्मी होती है। इट इज टू हॉट। दूसरा, यहाँ पानी उपलब्ध नहीं इसलिए हवाएं शुष्क रहती हैं। देयर इज नो वाटर अवेलेबल एंड दस द विंड्स रिमेन्स ड्राई। अगला है कि मानसून इस क्षेत्र में पहुंचने में असफल रहता है। द मानसून्स फेल टू रीच दिस एरिया। और जो लास्ट है वो हम लोग देख लेते हैं कि हवाएं किसी भी प्रकार की बाधा के संपर्क में नहीं आती हैं, जिस कारण से उन्हें ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। द winds do not comes across any barriers to cause the necessary upliftment or to cool the air। ठीक है, तो लास्ट विकल्प आपका जो है एग्जैक्टली सही है, राजस्थान में वर्षा कम होने का। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ अक्टूबर हीट? ऑप्शंस दिए हुए हैं उच्च आर्द्रता से संबंधित उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर एसोसिएटेड विद हाई ह्यूमिडिटी। अगला है कि शुष्क मौसम, ड्राई वेदर, पवनों का बहुत कम वेग, वेरी लो वेलोसिटी ऑफ विंड्स। अगला है कि सिंधु गंगा के मैदानों पर कम दबाव की प्रणाली, लो प्रेशर सिस्टम्स ओवर द इंडो गंगेटिक प्लेन। तो जो अक्टूबर की गर्मी है वो आपकी संबंधित है कहाँ से? उच्च आर्द्रता से संबंधित उच्च तापमान। ठीक है, अगला जो प्रश्न होता है कि भारत में किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले आता है? विच एरिया इन इंडिया गेट्स द समर मानसून फर्स्ट? हिमालय, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, सिंधु गंगा मैदान। ठीक है, तो आपका जो पश्चिमी घाट है वो सबसे पहले हो गया। तो ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले कहाँ टकराता है? आपका जो है केरल के पास टकराता है 1 जून के आसपास। ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ जून। तो ये आपका सही हो गया विकल्प नंबर 3। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि केरल में कौन सा वन्य जीव रिजर्व हाथियों के लिए जाना जाता है? विच वाइल्ड लाइफ रिजर्व इन केरला इज नोन फॉर एलिफेंट्स? ऑप्शन दिए हुए हैं पराकल, पेरियार, चंद्रप्रभा, कान्हा। तो जो पेरियार है वो वन्य जीव अभ्यारण्य हाथियों के लिए जाना जाता है। और आखिरी प्रश्न जो पूछा गया है यूपी पीजीटी 2016 के अंतर्गत भूगोल से, उसको हम लोग देख लेते हैं कि भारत का धरातल पत्रक कौन तैयार करता है? हु प्रिपेयर टोपोग्राफिकल मैप्स ऑफ इंडिया? ऑप्शंस दिए हुए हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया, डिफेंस मिनिस्ट्री या रक्षा मंत्रालय, ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो जो भूपत्रक होते हैं या धरातल पत्रक होते हैं वो तैयार करते हैं सर्वे ऑफ इंडिया। अब आपसे मैं पूछता हूँ 4-5 प्रश्न पूछ लेता हूँ सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में कि सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? ठीक है, मुख्यालय कहाँ पर है? इसकी स्थापना कब की गई थी? इसके जो प्रथम डायरेक्टर थे वो कौन थे? वर्तमान में सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? ठीक है, इतने आपको जो है कमेंट्स बताने हैं। ठीक है, अगला आपसे मैं प्रश्न पूछ लेता हूँ कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है? ठीक है, इतने प्रश्न आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा, तभी मैं समझ पाऊंगा कि आपने वीडियोस देखे हैं और आपकी तैयारियां अच्छे से चल रही हैं, जिससे कि आपकी जो है आप जल्दी से जल्दी सफलता प्राप्त कर सके। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे। आप तीनों वीडियोस को देखिएगा यूपी पीजीटी से जुड़े हुए जो भी हैं, और अच्छे से क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस करिए। एक अच्छे ढंग का पेपर था ये, इसको अगर आप ढंग से तैयार करते हैं तो बहुत से प्रश्न आपके आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। और हर प्रश्न को सॉल्व करने के बाद आप सोचिए कि कौन सा प्रश्न और बन सकता है इस प्रश्न के द्वारा। ठीक है, तो आप उसको भी सोचिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, अपने दोस्तों में शेयर करिए जिससे कि उनको भी फायदा हो सके, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।